आज के आपके करंट अफेयर्स 23 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपका 22 सितंबर हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे के तौर पे। 22 सितंबर तो कल मनाया गया इसका नाम न्यूज में। इसकी दूसरी जो बड़ी बात है कि राइनो डे पे इस साल जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे आपके बहुत सारे जो राइनो हॉर्न्स जो कलेक्ट किए गए थे किसी स्मगलर से या कुछ है उन सबको आग लगाई गई है। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि ये आम एक स्किन का मतलब एक बॉडी का ही हिस्सा है, ये कुछ ऐसा नहीं है। जो देखो उसकी स्मगलिंग क्यों होती है, उससे माना जाता है कि उससे ऐसी मेडिकल मेडिसिन बन सकते हैं जिससे आपकी एज बहुत लंबी हो सकती है, आप दोबारा से जवान हो सकते हो, कुछ भी ऐसी चीजें। तो उन्हें जला, ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे ये चीजें की जाती हैं कि ऐसे जितने भी स्मगलिंग से हॉर्न पकड़े जाते हैं उन्हें जला दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये सारी चीजें अल्टीमेटली खत्म ही होती हैं। तो कोई तुम अमर नहीं हो रहे हो इसे खा के, क्योंकि यही नहीं बच रही तो तुम कहाँ से अमर हो जाओगे। ठीक है, तो वैसे ही सारा का सारा स्टॉक पाइल जलाया गया है। इसी कारण खासकर जिन्होंने इस साल पेपर देना है, एक तो वन हॉर्न राइनो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में यही वैरायटी पाई जाती है। उसका स्टेटस क्या है, कहाँ पाया जाता है, इंडिया के सिवा किस किस कंट्री में पाया जाता है, सब कुछ। उसके अलावा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड राइनो डे है ये आपके WWF जो साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। WWF वो रेसलिंग वाला मत सोच लेना, ठीक है, तभी उन्होंने अपना नाम बाद में चेंज कर दिया था क्योंकि इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये आपकी सारी दुनिया में वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करता है। तो इसकी साउथ अफ्रीका की ब्रांच ने सबसे पहले दुनिया में राइनो डे मनाना शुरू किया था, फिर सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स एनजीओ ज्वाइन करती गई। इसी कारण ये एशिया और अफ्रीका, क्योंकि जहां यहीं पे पाए जाते हैं राइनो, यहाँ पे पॉपुलर होता है। ठीक है, मतलब मेनली यहाँ पे पाए जाते थे, अब थोड़े से साउथ अमेरिका कोलंबिया में पाए जाते हैं। उसका कारण है पाब्लो एस्कोबार, जिसे शौक था और उसने अफ्रीका से कुछ राइनोस मंगाए थे अपने शौक के लिए। वो मर गया, उसके जानवर आजाद हो गए। साउथ अमेरिका के कोलंबिया के उन्होंने लेक्स और वो इलाकों में कब्जा कर लिया और लगातार उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। पर नेचुरली वो सिर्फ एशिया या अफ्रीका में पाए जाते हैं। और राइनोज, देखो हम एक्चुअली राइनोज इंसानों के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, मतलब दूसरे सेंस में भी। हम जब भी देखते हैं कि देखो हम वैसे जब इंसानों की जो टेंडेंसी होती है कि हम कुछ जानवरों से डरते हैं, जैसे स्नेक से डर लगता है, टाइगर से ऑब्वियसली डर लगता है। पर अगर तुम दुनिया में ये देखोगे ना किस जानवर कारण सब, शार्क से डर लगता है। पर अगर तुम ये देखोगे कि दुनिया में किन जानवरों से लोगों की ज्यादा डेथ्स हुई हैं, उनमें ये सारे जानवर जिनसे हमें डर लगता है ना, इनका नंबर बहुत ही लो है। वन ऑफ द हाईएस्ट जो मैन किलर है वो राइनोज होते हैं। ये आदमी को पूरा खा सकते हैं, इनका मुंह इतना बड़ा खुल जाता है कि पूरा का पूरा अंदर ही निकल के जा सकते हैं। ठीक है, इनका एक बारी में मुंह ही 4 से 5 फीट का खुल जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ही खा सकते हैं। तो इस कारण ये बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। दुनिया में 5 वेराइटीज है राइनो की। अब इस करंट अफेयर में एक्स्ट्रा तुमने क्या काम करना है, कौन सी वैरायटी किस किस कंट्री में पाई जाती है वो सारे, और इनका क्या क्या स्टेटस है। कौन सा स्टेटस, हर जानवर को एक स्टेटस देती है, एक एनजीओ है। कौन सी? हाँ जी ऋषभ। ऋषभ नाम भी नहीं मिल रहा आपको। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ठीक है, ये एक एनजीओ है जिसका काम है दुनिया के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ना लगातार स्टडी करते रहना, और ये कितने खतरे में है, आपके खत्म होने की इनकी पॉपुलेशन कितनी दूर है, वैसे एक पूरा अंदाजा लगाना। उसी के मुताबिक ये हर जानवर को एक स्टेटस देते हैं।
जिन जानवर की पॉपुलेशन बहुत है, देखो दो चीजों के क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है जानवरों के लिए, एक तो उनकी पॉपुलेशन कितनी है, दूसरा आपके एक तो पॉपुलेशन कितनी है और दूसरा वो कितनी ज्योग्राफी में फैले हुए हैं। देखो अगर कोई जानवर एक ही जंगल के अंदर है, उस जंगल के अंदर अगर कोई बीमारी फैल गई, वो तो सारे जानवर मारे जाएंगे, चाहे उनकी पॉपुलेशन जितनी मर्जी ज्यादा हो। तो ज्योग्राफी एरिया भी उनका स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए। जो ऐसे जानवर है जो बहुत जगह फैले भी हुए हैं और पॉपुलेशन भी अच्छी है, उन्हें कहते हैं कि वो जानवर आपके लीस्ट कंसर्न के हैं, कि अभी इनकी पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं। जैसे ही पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू करती है, पहला स्टेटस आ जाता है, कौन सा? हाँ, नियर थ्रेट। थोड़ी सी और अगर डिक्लाइन होती है, ये हो जाते हैं वल्नरेबल। और पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, एंडेंजर्ड। और पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और लास्ट में अगर वो वाइल्ड से खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, उसका मतलब होगा कि शायद हमारे किसी जू या वहां पे कहीं हो, पर वाइल्ड में खत्म हो गया। और अगर जू से भी खत्म हो गया तो लास्ट मतलब ये एक्सटिंक्ट, कि बस अब वो जानवर ही खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे स्टेटसेस में आपके सारे जानवरों को बांटा। जितनी आपकी ये 5 वेराइटीज हैं, इन सबका IUCN स्टेटस आपने लिखना है। जिन्होंने अगले साल भी पेपर देना उन्होंने भी, एक आपने ये काम करना है आज, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए काम है आज। एक ये काम आपने करना है, दूसरा कौन सा इनमें से वैरायटी कौन सी ज्योग्राफी के एरिया में पाई जाती है। ज्योग्राफी का मतलब किस कंट्री में पाई जाती है। इंडिया के सिवा कभी भी कोई फॉरेन कंट्री होती है ना, उनके तुम्हें कोई वो पहाड़ या उनके स्टेट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आपके मेन चीज के ऊपर फोकस करना है कि कौन सी कंट्री के अंदर पाया जाता है। इंडिया के बियॉन्ड बस कंट्रीज के नाम याद रखने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सुमात्रन, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो और आपका व्हाइट राइनो, ये सारे। हाँ, व्हाइट राइनो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये लास्ट इसकी डेथ हो गई, ये खत्म हो चुका है। इसी के साथ साथ एक और चीज आपने पढ़नी है, इंडिया अपने राइनोस को बचाने के लिए विजन राइनो चला रहा है। ये 2020 में खत्म होना था, ठीक है, उसे ही आगे बढ़ाया है। तो जिन्होंने इस साल पेपर होना 2020 के, तो ऑब्वियसली करंट अफेयर तुम्हारे साथ ही है। तो विजन राइनो पढ़ के जाना है, क्या टारगेट है, कैसे बचाना है, वो सारी चीज है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर, कौन सी अथॉरिटी इसे चला रही है, वो सब कुछ। फिर वो किसी एक कंट्री से खत्म हुए हैं, फिर व्हाइट राइनो होंगे। एक कंट्री की लास्ट ईयर न्यूज थी, एक कंट्री में खत्म हो गए थे, कंफर्म कर लेना व्हाइट राइनो का। ठीक है, फिर वो एक कंट्री से खत्म हुए थे, किसी एक कंट्री में खत्म हो गए हैं। अगर पूरी तरह नहीं खत्म हुए, न्यूज में चेक कर लेना, लेटेस्ट जो है विकिपीडिया पेज की जगह व्हाइट राइनो न्यूज सर्च करना, इसमें पता चल जाए। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका इसी करंट अफेयर का अगला हिस्सा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 2/3 ऑफ वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन यहीं पे है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ये हमने पहले करंट अफेयर पढ़ा है, तो तुम बताओ। यूनेस्को। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल सीरीज ऑफ क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिन्होंने पहले से जो करंट अफेयर्स लगा रहे हैं, ये अभी पिछले महीने कवर किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2-3 बार ही आया बल्कि न्यूज में तो, ठीक है।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहला क्वेश्चन ये था कि कौन नॉमिनेट करता है, उसका आंसर था यूनेस्को। दूसरा, किस किस टाइप की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है? कितनी कैटेगरीज हैं? 3 या 2? कौन सी कौन सी? तो तीसरी क्या हुई? देखो, एक होती है तीसरा, अगर तुमने 3 बनानी है, तीसरा मिक्सचर है। एक है नेचुरल, एक है मैन मेड, और तीसरी है मिक्स्ड। ठीक है, इंडिया में कोई मिक्स साइट का एग्जांपल? कंचनजंगा, जो आपका पहाड़ है, उसे कहाँ पे है कंचनजंगा? सिक्किम में। अगर सिक्किम जाओगे, आपको गैंगटॉक जाओगे, वहां पे आपको कंचनजंगा के आसपास ही घूमते रहोगे। ठीक है, वो पहाड़ अलग ही दिखता है। तो वो वहां की जो ट्राइब्स हैं, वो उस पहाड़ को वर्शिप भी करते हैं, प्लस वो एक नेचुरली बनी हुई चीज, एक बहुत ही मैग्निफिसेंट चीज है, इसलिए भी वो साइट है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब ही ऐसा है, जो हमारे लिए हेरिटेज। अब हेरिटेज 2 टाइप की तभी बनाई गई है। ठीक है, बिल्कुल एक्चुअली कल्चरल एंड नेचुरल, वही मैन मेड और नेचुरल, चाहे कल्चरल और नेचुरल के। तो आपकी ये जो साइट्स हैं, कौन सी, मतलब कौन डिसाइड करता है कि लिस्ट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? कौन सी कमेटी? हाँ जी, एक अचानक सडन करंट अफेयर्स का टेस्ट हो गया यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, एक साउथ इंडिया का टेंपल जो अभी लेटेस्ट लिस्ट में ऐड हुआ था, रामप्पा, कौन सी स्टेट में पड़ता है? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? एक बार कंफर्म कर लो, तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है? रामप्पा टेंपल ऐड हुआ था आपका तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल से बना है रामप्पा टेंपल? विसार भी हो सकता है, सेंट्रल में भी है। चलो, उसके अगला क्वेश्चन तब तक आंसर करते हुए, देखो अब मैंने 2 क्राइटेरियाज बताए। हाँ जी उमेश, अब उमेश अगला क्वेश्चन, बाकी सारे भी ऑनलाइन भी जवाब देते जाओ जिससे जो आता है। देखो अब मैंने बताया कि मैन मेड और नेचुरल 2 क्राइटेरियाज हैं, या कल्चरल या मैन मेड, नेचुरल लगा लो, कल्चरल या नेचुरल। इनमें किसमें क्राइटेरिया ज्यादा है, नेचुरल में या कल्चरल में? और कितने कल्चरल क्राइटेरिया? में। हाँ जी, कितने क्राइटेरिया? 6 बना दिए, टोटल 6 है, मतलब आप कह रहे हो? तो अब सर नेचुरल में कितने टोटल हैं? 10। टोटल 10 है। नेचुरल तो में 6 है, वो नेचुरल में 4 है और कल्चरल में 6 है। कल्चरल में 6 है और नेचुरल में 4 है, तो नेचर कम है, मैनमेड ज्यादा है। यही तो फैक्ट है जो याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? रामप्पा टेम्पल किस आर्किटेक्चर में है? द्राविडियन, कंफर्म कर लिया? उस टाइम आपके करंट अफेयर्स में कवर था, याद रखना तो आप। विसार में, विसार स्टाइल में। ठीक है, तो जतिन, साउथ इंडिया का आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो सेंट्रल में ही आ गए ना, तो विसार स्टाइल में। तो ऐसी चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये सारे के सारे बाकी पॉइंट्स यहीं पे लिखे हैं जो आपने पढ़ने। क्लियर है? अगला करंट अफेयर
जो इस साल क्वेश्चन बन सकता है, ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स चेंज हुए हैं। आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने आपकी 2005 में पहली बारी आपके एयर पोल्यूशन के नॉर्म्स बनाए थे और अब अपडेट पहली बारी हुए हैं 2005 के बाद। तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक मैं फोटो अटैच करनी भूल गया, जो WHO के नॉर्म्स की वो थी कि उन्होंने मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्या रखा है। वो स्टैंडर्ड देख लेना, एक फोटो अखबार में आई हुई थी, अगर सर्च करोगे इमेजेस में जाओगे वो फोटो वैसे मिल जाएगी। ठीक है, WHO एयर क्वालिटी नॉर्म सर्च करना, वो आपको मिल जाएगी, वहां पे वो देख लेना। ठीक है, देखो इसका इम्पैक्ट ये है क्योंकि एयर क्वालिटी लॉन्ग टर्म में ना हमें एहसास हो रहा है कि एयर क्वालिटी आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के लिए। जैसे दो टाइप का पोल्यूशन होता है आपका, ठीक है, एक पोल्यूशन है जो आउटडोर पोल्यूशन है, जो आपके व्हीकल्स और ये सब कुछ होता है। दूसरा जो आपका करण भी करता घूम रहा होता है, जो आपने, ठीक है, जो कभी धूप लगा देता कुछ लगा देता, वो भी अल्टीमेटली है तो पोल्यूशन ही। कोई भी गैस, जो भी कोई भी पार्टिकल हवा में, अगर तुम परफ्यूम भी यूज कर रहे हो वो भी एक तरह से पोल्यूशन है। प्योर एयर क्वालिटी तो खराब हो ही रही है ना। तो मतलब चलो लाइफ के लिए जरूरी भी है वो चीज, पर दूसरी साइड पे एयर क्वालिटी भी खराब होती है। तो इसी के चलते हुए और लॉन्ग टर्म में स्टडीज में ये पाया गया कैसे वो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, और किस तरीके से हमारी लाइफ पे इफेक्ट, हमारी लंग्स पे इफेक्ट, हर चीज पे इफेक्ट दिखा रहे हैं। इसी कारण एयर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करके और नीचे लाया गया। पर इंडिया के स्टैंडर्ड्स पहले ही बहुत रिलैक्स थे, जो मतलब 2005 में भी WHO ने निकाला था कि इतना, इससे ज्यादा पोल्यूशन इस गैस का नहीं होना चाहिए। हमारा पहले भी लेवल उससे ऊपर ही था, अब तो WHO ने और नीचे कर दिया, तो हमारा अब गैप बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो WHO ने मेनली 6 पॉल्यूटेंट्स के ऊपर फोकस किया है। 6 पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं आपके? एक पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, ये दो हैं, PM 2.5 और PM 10। ठीक है, ये क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। देखो, अगर सबसे बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाना होता है ना, जो इस साल बन भी सकता है WHO की, इसमें कि कौन सी गैसेस कवर्ड है, ये आपके क्वेश्चन 2015 या 16 में ना आ चुका है एक बार, जब हमने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जिस साल बनाया था ना, हमने 8 गैसेस, 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड किए थे। ठीक है, 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड किए थे। तो लिस्ट आ गई थी 5 गैसेस लिख दी थी उन्होंने कि इनमें से कौन सी इंडिया के नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट है। तो आपने वो सिलेक्ट करने थे कौन से सही है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनाना होगा और कुछ पॉल्यूटेंट्स को ऐड करेंगे, शायद हमारे वाले, क्योंकि हमारी लिस्ट में 8 है तो हमारे 8 को ही लिख देंगे, पर WHO ने तो सिर्फ 6 यूज किए हैं ना, तो 6 बार पूछ लेंगे। ठीक है, कि इनमें से WHO की लिस्ट में कौन से। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बन सकता है, जिसके आने की चांसेस सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, ये सबसे आसान लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये मैक्सिमम 90% ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है, दोनों साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस साल वालों में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आखिरी के दिनों में पक्का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर से हफ्ता 2 हफ्ते पहले कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आखिरी के 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें अब पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? देखो, पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है हवा के अंदर कोई भी पार्टिकल है। जैसे कार से वो देखते हैं ना, काला धुआं निकलता है। अब काला धुआं लॉन्ग टर्म में तो एक बार हमारी आंखों के आगे गायब हो जाता है, पर ऐसा थोड़ी हवा से गायब हो गया। अब वो है तो छोटे छोटे अनबर्न्ड पार्टिकल्स ना, यहां हम जब लकड़ कहीं पे जलाते हैं उसमें से भी पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। वो जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो अल्टीमेटली रेफर किए जा रहे हैं कि उन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है, हर चीज पार्टिकुलेट मैटर, जो भी सॉलिड चीज होगी हवा के अंदर, मिट्टी, वो भी पार्टिकुलेट मैटर है। अब पार्टिकुलेट मैटर 2 साइजेस में हमने कैटेगराइज कर दिए।
एक जो 2.5 माइक्रोन से छोटे हैं, माइक्रोन साइज जो है उससे भी जो छोटे हैं, और जो आपके 2.5 और 10 के बीच में आ गए, ठीक है, मैक्सिमम 10 साइज के, ये जो है इन्हें पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। एक तो 2.5 मैक्सिमम साइज है या उससे छोटे, या 10 से छोटे, 2.5 से लेके 10 तक, उसमें आ गए। अब इसमें से ये दोनों पार्टिकल्स हमारी लंग्स में दोनों जा सकते हैं, पर ज्यादा हार्मफुल जो पार्टिकल्स हैं वो है PM 2.5, क्योंकि लंग्स में चले जाएंगे, पर जो PM 2.5 है ना, हमारे लंग्स के अंदर छोटे होते, एक डायग्राम बनाते थे ना, अंदर जाके ऐसे एक एयर सैक बनता है, एयर सैक के अंदर ही तो है जहां से आपके ब्लड वेसल्स आपकी ऑक्सीजन लेके जाती हैं। यहां जाके ये वाले एरिया को भी वो यहां पे ब्लॉक कर देंगे, तब भी थोड़ा बहुत PM 10 ये अंदर तक पहुंच जाते हैं। प्लस इनमें अगर ये बहुत ही फाइन होगा, ये ब्लड के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है। तो आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम में है तो अल्टीमेटली पॉइजन ही, आपके हर सेल तक पहुंचेगा, वो अल्टीमेटली सेल डेड होते जाएगा। यही होता है जब क्या कहते हैं, लोगों की सफोकेशन के कारण डेथ होती है। बेसिकली जब भी आग लगती है, कुछ भी होता है, ठीक है, हमेशा लोगों की तब जो डेथ होती है उसका मेन कारण यही है, क्योंकि अंदर इतने ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर चले जाते हैं, ऑक्सीजन जाने की जगह ही नहीं बचती, वो सारे की सारे ब्लॉक होता जाता है अंदर, सारे ब्लड सेल्स मरते जाते हैं और फाइनली डेथ उसी से होती है। अरे PM के 2 पार्टिकल हुए ना, 2.5 और 10। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 2 अलग अलग है ना, दोनों का अलग अलग मॉनिटर किया जाता है। मैं आगे जाके अपना इंडेक्स दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे इंडिया की जो 8 है, 8 में भी अलग अलग है, ये इन्हें हमेशा अलग अलग मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि इनका पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि इन दोनों के पोल्यूशन के ना सोर्सेज अलग अलग है। तो जो भी बढ़ रहा है तुम उसके पोल्यूशन के सोर्स के ऊपर फोकस करो, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग तरीके से किया जाता है। इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कहते हैं, जो न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था, 2014 में आया था, स्वच्छ भारत अभियान के अंडर। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे चलाता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके, ठीक है। 240 सिटीज में इस टाइम ये चलाया जा रहा है, और 342 आपके पूरे स्टेशन बनाए गए हैं, 342, ठीक है। इसे पूरा बनाने वाले IIT कानपुर वाले, इस पूरे इंडेक्स को बनाने वाले, किस तरीके से मेजर किया जाएगा, इसके अंदर आपकी टोटल 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं 8 पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। 6 कैटेगरीज क्या है, देखो आप पढ़ते हो ना कि आज हवा साफ है, बुरी है, कैसी है, जैसे यही देखो, आपकी कई बार स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होता है, आज नहीं आ रहा, ठीक है, यहीं पे होता है, चलो कोई बात नहीं, एक पूरे खुलने लग गया, इतने भी डिटेल में नहीं पढ़ना। हाँ इसमें, हाँ जी, उसमें नहीं है। अरे ये देखो, यहाँ पे भी हमारे 8 पॉल्यूटेंट्स में PM 10 और PM 2.5 अलग है। हमारे इंडेक्स में लेड जैसी चीजें कवर हो रही है, उनके इंडेक्स में यही तो फर्क आएगा, ठीक है। ये तो उनमें भी है, कौन सी गैसेस वो नहीं कवर कर रहे, एक तो लेड नहीं, मतलब एक कौन से पॉल्यूटेंट्स वो नहीं कवर कर रहे, एक तो लेड नहीं कर रहे और एक अमोनिया नहीं कवर कर रहे, बाकी सारी चीजें उन्होंने भी कवर की हैं और हमने भी कवर की हैं। तो ये या सिर्फ देखो 2 अलग से याद रख लो, बाकी सारे कॉमन ही है। तो इस चीज से अगर इसी में ही किसी ने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने हो, पहले तो ये पूछ लेंगे कितनी कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज हैं, 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। 6 कैटेगरीज कौन सी हैं, गुड, सैटिस्फैक्टरी,
मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सिवियर। ये जो कैटेगरीज हैं, देखो हम मैक्सिमम 500 तक इंडेक्स को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है कि कितना एयर में कितने पोल्यूशन है, 500 मैक्सिमम। दिल्ली का नवंबर में 1000 भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो उनका तो इससे भी आगे कोई कैटेगरी बनाने वाली है, फिर जाके जस्टिफाई होगा, पर वो सिवियर पे ही रहता है, मतलब उनका तो लिटरली 1000 क्रॉस कर जाता है हर साल। तो गुड आपकी 0 to 50 होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूँ, ये सारा इस साइड का इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सैटिस्फैक्टरी 100 तक, मॉडरेटली पॉल्यूटेड 200 तक, पुअर 300 तक। देखो पहली दो कैटेगरीज 50-50 की हैं, फिर 100-100-100-100, ठीक है, बाकी सारी 100-100 की। करते कराते अपने आप तुम्हें मतलब एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लो पहले दो 50 हैं, फिर सारे 100-100 हैं, और मैक्सिमम 500 है। कैलकुलेशन अपने आप पेपर में बैठ जाएगी, ठीक है। जो अगला नंबर होगा, मतलब हर राउंड फिगर पे खत्म हो रहा है, अगला नंबर अगले पे शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आपके सारे जो भी गैसेस हैं, देखो इनके ना, अगला इस सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना हो, हर गैस को कितने टाइम के एवरेज पे मॉनिटर किया जाता है। सिर्फ इसमें दो गैसेस हैं जो हर 8 घंटे के गैप पे मॉनिटर की जाती हैं, बाकी सारी की सारी 24 घंटे के एवरेज निकाला जाता है। कौन सी दो गैसेस हैं? ओजोन और कार्बन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपकी दो गैसेस जो 8 घंटे पे होती हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी गैसेस 8 घंटे के एवरेज पीरियड का लिया जाता है। क्लियर है? नहीं, असर नहीं खत्म हो जाता। बेसिकली ये जो गैसेस है ना, इनके पोल्यूशन का असर ज्यादा हार्मफुल है, इस कारण इन्हें स्पेसिफिकली 8-8 घंटे में मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। बाकी सारे 24 घंटे पे। ये सडनली इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इस कारण इन्हें मॉनिटर किया जाता है। अगला एक टेम्पल आ गया है, श्री पद्मनम स्वामी टेम्पल। कौन सी स्टेट में है? केरला में है। क्या इसके पास कोई रिवर पड़ती है? इस साल वालों के लिए क्वेश्चन, क्या इसके पास कोई रिवर पड़ती है, कोई माउंटेन पड़ते हैं? ठीक है, कुछ भी पड़ता है इसके पास, वो भी याद करके जाना। मैच द फॉलोइंग तो क्वेश्चन बन के वो आ सकता है। दूसरा, पद्मनम स्वामी इस साल वैसे भी दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ये रिचेस्ट प्लेसेस में गिना जाता है दुनिया की। और ये सेम करंट अफेयर बना क्यों है? क्योंकि हुआ क्या, पद्मनम स्वामी ने, टेम्पल के ट्रस्ट ने एप्लीकेशन डाली और ये कहा कि पेंडेमिक कारण हमारी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो गई। तो इससे सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गया कि इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल ये कैसे कह सकता है कि हमारी फाइनेंशियल हालत खराब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट बिठा दिया पिछले 25 साल का, कितना सोना कितना पैसा पद्मनम स्वामी टेम्पल में आया है, कहां गया, और वो पूरा ऑडिट हो रहा है। तो आपके मतलब पहले हाई कोर्ट ने किया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑडिट तो होगा। ये कैसे हो गया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है? ये पता तो चले सारा पैसा जा कहां रहा है जो लोगों ने डोनेशन में चढ़ाया, ठीक है, खुद के घर लेके जा रहे हो भगवान के नाम का पैसा। तो इस कारण ये सारा का सारा कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस टाइम, ठीक है। ये टेम्पल चेरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल के जो चेरा स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, ठीक है। इसी कारण इसकी हाई वॉल्स हैं, और वो सारा गोपुरम जो एक सिंगल होता है, ऊपर ऊपर स्टेयर्स बनती जाती है, पूरा वैसे बन जाता है, वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। वो टेम्पल आर्किटेक्चर दोबारा से पढ़ लेना, द्रविडियन, उसमें खासकर चेरा। क्लियर है? हाँ जी। दूसरा उमेश, बल्कि ये वही टेम्पल है, वो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऐसा कहानी के लिए कि ये वही टेम्पल है जिसकी बेसमेंट में बहुत सारे चेम्बर्स हैं, मतलब अलग अलग वॉल्ट्स हैं। उनमें से एक वॉल्ट है, हाँ 6 हैं, उनमें से एक वॉल्ट भी है जिसे कभी खोला नहीं गया, और वो पूरी तरह सील है, ठीक है। जिसकी कहानी बताई थी कि उसके ऊपर सांप बने हुए हैं, वो सब कुछ,
और हैरी पॉटर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स वहीं से उठा के बना ली है। ठीक है, मंत्र पड़ेगा, सांप हिलेंगे खुल जाएगा, और कोई नहीं खोल सकता, जिसे मंत्र पता है बस वही खोल सकता है। ठीक है, वो सारी कहानी यहाँ से उठाई है। और इसकी भी सेम वही कहानी है कि जिस इसके अंदर कोई ताला कुछ नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल एक बस दरवाजे हैं दो, और इसके ऊपर सांप बने हैं, सब कुछ बना हुआ है। तो जिन्होंने हैरी पॉटर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स देखी है वो सारी की सारी तुम्हें पता चलेगा इंडिया से स्टोरी उठा के उन्होंने अपनी स्टोरी बना दी। तो जैसे उसके ऊपर वो पूरे सांप सूम बनाए हुए हैं चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, अगर किसने देखी है, वैसे इसके ऊपर एक्चुअली बने हुए हैं। सारे वॉल्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था कि सारे वॉल्ट्स खोलो और उसके अंदर कितना सोना पैसा पड़ा है वो सारा काउंट किया जाए, पता चले कि टेम्पल के पास कितनी प्रॉपर्टी है। पहले हो चुका है एक बार। तो सारे बाकी तो तालों के साथ जुड़े थे वो सब खुल गए, इसका कोई भी ताला या कुछ भी नहीं है। इस गेट के बाहर बस एक चीज लिखी है कि जिस दिन ये दरवाजा खुलेगा, ठीक है, अब वही चेंबर ऑफ सीक्रेट के जिस दिन ये दरवाजा खुलेगा उस दिन कयामत आ जाएगी सारी दुनिया के ऊपर, तबाही ही तबाही है। तो इस दरवाजे के पीछे क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, एक ही तरीका है खोलने का, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कि TNT लगाएं उड़ा दें। ठीक है, पर वो ऑब्वियसली टेम्पल के सारी बिल्डिंग को भी डैमेज कर देगा, इस कारण वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो ये अभी तक ये वॉल्ट बंद पड़ा है। इस वॉल्ट के थ्रू लोगों ने इसके गेट के थ्रू सुनने की कोशिश की है, कईयों को सांपों की आवाजें अंदर से आई हैं, कई बार ओशन की आवाजें आ रही होती हैं, तो पता नहीं है अंदर क्या है। तो एक बहुत बड़ी इंडिया की मिस्ट्री है। अगर किस दिन मन करे मिस्ट्री स्टोरीज पढ़ने का तो वॉल्ट बी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल सर्च करके देख लेना, तुम्हें कहानी ही कहानी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ वॉल्ट बी देख रहे थे कल रात। ठीक है, किस दिन मन किया बाकियों का भी देख लेना बैठ के। अगला करंट अफेयर इस साल में तीसरी बारी आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोपला रिबेलियन। मोपला कहां पे हुआ था? ये आपके ब्रिटिश टाइम पे मालाबार रीजन जो केरला का है ये वहां पे हुआ था 1921 और 22 में। ये रिबेलियन रिसेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया। ठीक है, कंट्रोवर्सी में क्यों आ गया है? इस जैसे कि आपके RSS ने डिमांड की है कि इसे रिबेलियन, इसे ब्रिटिश के खिलाफ रिबेलियन ना माना जाए, इसे बल्कि जेनोसाइड माना जाए। क्योंकि हुआ क्या था, ये क्यों कंट्रोवर्सी बन रही है और रिलीजियस, मतलब आपके रिलीजन से जुड़े हुए ग्रुप्स कहां पे बीच में आ रहे हैं? क्योंकि इस आपके उस टाइम केरला में क्या था कि जो आपके मनी लेंडर्स और जो जमींदार थे ज्यादातर वो बिलोंग करते थे हिंदू कम्युनिटी को, और जो फार्मर्स थे यानी कि जो पीजेंट्स थे वो थे मुस्लिम कम्युनिटी के। तो एक तरह से आपके पीजेंट्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया मनी लेंडर्स और जमींदारों के खिलाफ, कि जितनी लूट ऑब्वियसली उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश का राज नहीं था, उनके अंडर मचाई हुई थी। पर धीरे धीरे ये टोन ले गया हिंदू मुस्लिम राइट्स की, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में आ गई ना, तो आपस में ही ये लड़ पड़े। तो ये एक बहुत ही ब्रूटल कम्युनल राइट्स का रूप ले गया था, इस कारण ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ऑब्वियसली 1921 में हो रहा है। ठीक है, इसे मोपला मैसेकर, मोपला रायट, मपीला रायट, ये सब कुछ बोला जाता है। ठीक है, एक तरह से कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट भी था, क्योंकि इसके अंदर कॉलोनियल स्टेट के सारे सिंबल्स को तोड़ा गया, और उसी सिंबल में ऑब्वियसली क्योंकि मनी लेंडर्स और जमींदार ब्रिटिश के बनाए हुए थे, इस कारण वो भी निशाना बने। बस बात ये बाकी इंडिया में भी हो रहा था, बस फर्क ये आया, मतलब कहीं पे भी रिवोल्ट होता था मनी लेंडर्स और जमींदार टारगेट बनते थे। बस यहाँ पे ये अलग कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटीज बटी हुई थी इसमें, और ये कम्युनल रूप ले गया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और उसी से पूरा रिवोल्ट हुआ। सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाना हो अब, क्योंकि इतनी बारी आ गया है, भैया ऐसे ये नहीं बनता, इसके लीडर्स कौन कौन थे? ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नाम याद करने बहुत मुश्किल है, पर ये एक ही साल में 3 बारी आ गया है, तो जिनका पेपर है उन्हें ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे।
चाहे थोड़ा थोड़ा बीच का याद रख लो, क्योंकि आइडेंटिफाई करने हैं, प्रीलिम्स में ही आना है, ठीक है, पर आ सकता है। इसके अलावा पीजेंट रिवोल्ट्स सारे के सारे अच्छे से पढ़ जाना, और उनके भी नाम। तो पीजेंट रिवोल्ट्स भी इसके कारण इंपॉर्टेंट हो गए, पीजेंट रिवोल्ट्स भी अच्छे से करके जाना। क्लियर है? कोई भी डाउट आज के करंट अफेयर्स में? नहीं? क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।